दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब इस रिजल्ट के दौरान कंपनी ने क्या-क्या अचीव किया और कहाँ पे कमजोरी रह गई है उसको अच्छे से समझेंगे। पिछले 2 सालों के रिजल्ट को हम कंपेयर करके जानेंगे कि कंपनी का प्रदर्शन कैसा है और कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है। यहाँ पे कुछ और लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं रिजल्ट से संबंधित, उसको भी समझेंगे और मैनेजमेंट के जो बयान निकल के आ रहे हैं उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब आप समझ रहे हैं जितनी पीएसयू कंपनियां बहुत ही शानदार डिविडेंड देती है और डिविडेंड के लिए ही लोग पीएसयू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो इन सारी बातों को समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास के बाद में यहाँ पे अगर हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो यह कंपनी अब अपना पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ा रही है और कंपनी अलग अलग सेक्टर में एंट्री मार रही है। जो पहले सिर्फ रेलवे को फंड प्रोवाइड करती थी, अब पावर सेक्टर को, रेलवे हाईवेज प्रोजेक्ट के लिए और भी बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी फंड प्रोवाइड कर रही है। तो क्या है कंपनी के फ्यूचर प्लान और कंपनी का जो एनपीए जीरो है वो सबसे बड़ा फायदा है। क्या है आगे की उम्मीद उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात हो 315 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली जहाँ पे 0.61% की गिरावट थी। रिजल्ट के बाद आप देखें थोड़ी सी यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रही। वैसे शुरुआत कमजोर हुई थी लेकिन इंट्राडे में इसमें तेजी भी बनी। ऐसा नहीं है कि आप समझ सकते हो एक तरफा माहौल बना। 317 पे क्लोजिंग में 320 तक गया था। तो खरीदारी भी हो रही है, लोग समझ भी रहे कि ये कंपनी एक बहुत शानदार आने वाली। तो ये देखो कंपनी ने क्वार्टर टू के दरमियान स्थिर और सकारात्मक प्रदर्शन किया है। कंपनी ने 5333.36 करोड़ का टोटल रेवेन्यू दर्ज किया है। पिछले साल की समान अवधि में ये 5136.07 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 230.52 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 286.90 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब प्रॉफिट कंपनी का कम हुआ है। पिछले 5 सालों में स्टॉक ने 1550% का बम्पर रिटर्न दिया है। ये स्टॉक एक समय आप देखें कोविड काल में 30 रुपए के आसपास हुआ करता था। वो स्टॉक आप समझ सकते हो 647 तक जाके आया है। बहुत ही बेहतर किया, लेकिन अब इस समय ये ऊपर की प्राइस से देखें तो आधी कीमत में मिल रहा है स्टॉक। तो यहाँ से उम्मीद बहुत ज्यादा दिखाई देती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेशनल इनकम की तो 5122.98 करोड़ के आसपास रही है, जबकि जो अन्य कंपनी की इनकम है वो 2210.38 करोड़ के आसपास रही है। कंपनी का जो कुल खर्च है वो 5015 करोड़ के आसपास है और इनमें ऑपरेशन से जुड़ा खर्च 4767 करोड़ के आसपास है। एम्प्लॉयज के ऊपर 52.60 करोड़ का कंपनी ने खर्च किया है और फाइनेंस कॉस्ट 100 करोड़ के आसपास रही है। कंपनी ने जो टैक्स बिफोर बिफोर प्रॉफिट जो बताया 342.39 करोड़ का बताया और इसमें जो टैक्स खर्च 111.87 करोड़ के होने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो 230.52 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर 1.10 रुपीज के आसपास है, जो पिछले साल 1.38 रुपीज के आसपास था। अब जरा हम साल दर साल के हिसाब से देख लेते हैं तो सबसे पहले इस बार कंपनी का सेल्स 5123 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3909 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार कंपनी का सेल्स जबरदस्त बढ़ा है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 4855 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी कंपनी का सेल्स बढ़ा है। और अगर हम बात करें सितंबर 2023 की तो ये 4914 करोड़ के आसपास था। तो 2023 के मुकाबले भी इस बार बेहतर प्रदर्शन, यानी कंपनी बिजनेस में कोई कमी नहीं, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। खर्च इस बार 4906 करोड़ के आसपास रहा, जो पिछले क्वार्टर में 3856 करोड़ के आसपास था। तो जैसे कि अब बिजनेस बढ़ा तो खर्च भी बढ़ेगा ही। खर्च बढ़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पिछले साल 4599 करोड़ के आसपास खर्च था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ा है। अब बात करें सितंबर 2023 की तो 4616 करोड़ के आसपास था। तो लगातार जिस तरह बिजनेस बढ़ रहा है खर्च में भी वृद्धि हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 217 करोड़ के आसपास बताया, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 53 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर वन के सामने क्वार्टर टू ने बहुत बेहतर किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में बहुत जबरदस्त वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 256 करोड़ था, उस हिसाब से इस बार कमी रह गई है। अब बात करें कंपनी के सितंबर 2023 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 298 करोड़ के आसपास था, जो लगातार कम हुआ है। अगर 2023 से देखें तो 24 में कम हुआ, 24 से भी इस बार 25 में और कम हुआ है।
अब यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात इस बार 4% है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 1% था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 5% था, जबकि 2023 में ये 6% था। अदर इनकम इस बार 234 करोड़ के आसपास कंपनी बताइए, जो पिछले क्वार्टर में 238 करोड़ के आसपास थी, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 281 करोड़ के आसपास थी। इस बार अदर इनकम कम हुई है और देख सकते हो 2023 में अदर इनकम 320 करोड़ के आसपास थी, तो इस बार अदर इनकम में कमी है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 342 करोड़ का बताए, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 173 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें पिछले साल सेम क्वार्टर से, तो ये कम हो जाता है, क्योंकि 389 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया था। अब 2023 की बात करिए 480 करोड़ के आसपास था, जो अब कम हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी आई है। अब बात कर ले नेट प्रॉफिट की, इस बार 231 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताए, जो पिछले क्वार्टर में 134 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है। अब बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर के 287 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग आप ये क्लियरली देखो कि 40-50 करोड़ का प्रॉफिट में कमी आई है। तो ये अदर इनकम से आई है। पिछली बार अदर इनकम ज़्यादा थी, अगर वो अदर इनकम को लेस कर दे तो प्रॉफिट लगभग वैसा ही रहेगा जैसा पिछली बार था। तो कोई ज़्यादा यहाँ पे आपको फर्क पड़ना देखने को नहीं मिलेगा। इस बार प्रॉफिट जो कम हुआ साल दर साल के हिसाब से, वो अदर इनकम से कम होने की वजह से आया, तो इसमें ज़्यादा चिंता की बातें, डेफिनेटली कंपनी का प्रॉफिट अच्छा ही है, लेकिन सितंबर 2023 से काफ़ी कम है, क्योंकि 394 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट बताया तब। तो 2023 से कंपेयर करेंगे तो इस बार कमजोर है। 24 के मुकाबले लगभग एक जैसा। ईपीएस इस बार 1.10 रुपीज रहा है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 0.65 रुपीज के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1.38 रुपीज के आसपास था और 2023 में 1.89 रुपीज के आसपास था। ओवरऑल आप देखें तो रिजल्ट अच्छा है। तो आरबीएल ने इसमें बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से देश भर में काम करी, अलग अलग कंपनियों के हिसाब से अपना विस्तार करी है। कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड के साथ में इनका एक जॉइंट वेंचर्स है, उसमें भारी निवेश किया, उसमें विवाद चल रहा है इस समय। तो ये देखो कि 31 सितंबर 2025 तक के आरसीएल में 1190.70 करोड़ रुपए की राशि वसूली के लिए बकाया थी, जिसमें 889.95 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में शामिल है। हालांकि कंपनी ने ब्याज की गणना को अब कंपाउंड से बदलकर सिंपल इंटरेस्ट में बदल दिया है। केआरसीएल ने बोर्ड से ब्याज में छूट और डिपार्टमेंटल चार्ज माफी की अपील की है, जिस पर अभी फैसला लंबित है। तो ये एक बड़ी रकम है जो भी इनकी फंसी हुई है फिलहाल। यहाँ पे कंपनी ने सबवरम शिलानगर रोड डेवलपमेंट लिमिटेड नाम से एक नई 100% अपनी कंपनी भी बनाई है, जो सब्सिडी कंपनी आंध्र प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के विकास के लिए बनाई गई है। तो आरवीएनएल देख सकते हो भाई, हाईवे के काफ़ी प्रोजेक्ट करेगी। इंडिया के अलावा कंपनी दक्षिण अफ्रीका में, ओमान, दुबई, उज्बेकिस्तान जैसे देशों में भी काम कर रही है, लगातार जॉइंट वेंचर्स बना के। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट करिए, कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है। कुल एसेट अगर कंपनी का देखें तो 19,750 करोड़ के आसपास है, जबकि कुल इक्विटी 9,558 करोड़ की है। और इस समय जो देनदारी है वो 4,750 करोड़ के आसपास है। वो जो वर्तमान देनदारी है और जो चालू देनदारी है वो 5,442 करोड़ के आसपास है। कंपनी के पास 1,109 करोड़ का इस वक्त कैश बैलेंस में मौजूद है। कैश फ्लो कंपनी का मजबूत है और कंपनी में कोई लंबा कर्ज भी नहीं है, यानी कुल मिला के कंपनी की सेहत। कंपनी की आने वाले समय बहुत सारे रेलवे नेटवर्क के प्रोजेक्ट करने जा रही है। डबल लाइन प्रोजेक्ट से लेकर इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट कंपनी लगातार गई है और अपना जो इंटरनेशनल बिजनेस सेगमेंट में रेवेन्यू और कंपनी बढ़ाने में फोकस करी है। मैनेजमेंट का जो कहना है कि कंपनी का जो दूसरा जो रिजल्ट Q2 रहा है आरवीएल का, उसमें रेलवे, रोड, मेट्रो से जुड़े कई प्रोजेक्ट पूरा करने जा रही है कंपनी। इन प्रोजेक्ट से कंपनी की और आय बढ़ने की उम्मीद है। इन्हें कंपनी का जो कहना है कि मतलब आने वाला Q3 और बेहतर होगा। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। अब चलते हैं हम आईआरएफसी की। तो ये आप देख सकते हो कि क्लोजिंग 121 पर रही, जहाँ पे 0.0082% की गिरावट थी, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग दिया आईआरएफसी ने। लेकिन ये स्टॉक अपनी ऊपरी प्राइस है जो 229 का इसका हाई है, उससे नीचे है, लगभग 100 रुपीज डिस्काउंट में। पर अब यहाँ से आने वाले समय उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी बहुत। तो कंपनी अब रेलवे के अलावा देख तो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और दूसरे पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए भी फंड प्रोवाइड कर रही है। और कंपनी अब आप देखें तो यहाँ पे इंडियन रेलवे के बाद एमओयू करके बहुत सारे नए प्रोजेक्ट करे, जिसमें आप देखिए नेट जीरो कार्बन पॉलिसी के तहत कंपनी आने वाले समय के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड करेगी। कंपनी आप देख सकते हो कि इस समय पावर जनरेशन, माइनिंग और
वेयर हाउस के जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर ही फंड प्रोवाइड करेंगे, कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ चुका है। आने वाले 5 सालों में कंपनी बहुत बेहतर करेगी और कंपनी का जो एनपीए जीरो, ऐसे में आईआरएफसी आने वाले में कुछ धमाका कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।